कर्नाटक में फ्री बांटने के चक्कर में पुल, सड़क, नहर आदि सारे विकास कार्य रोक दिए गए और अब पेट्रोल और डीजल के भाव 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए। लोगों को फ्री बांटने के लिए लोगों की जेब काटने की गारंटी पूरी कर रही कांग्रेस सरकार। लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। इससे खरीफ फसलों की तैयारी कर रहे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि क्या कांग्रेस सरकार की यही गारंटी है? डीजल के रेट में बढ़ोतरी का असर खेती पर भी पड़ेगा। इससे खरीफ फसलों का उत्पादन लागत बढ़ जाएगा। किसानों का कहना है कि इस साल राज्य में प्री मानसून और मानसून के मौसम में अच्छी बारिश हुई है। किसान धान की रोपाई करने के लिए खेत की जुताई कर रहे हैं, लेकिन डीजल का दाम बढ़ने से ट्रैक्टर किराया और लेबर ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी बढ़ गया है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा। इस कदम को मोटे तौर पर कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजनाओं को फंड करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस की 5 गारंटियों में शक्ति योजना, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, गृह ज्योति जिसमें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी जिसमें महिलाओं के लिए नकद प्रोत्साहन, अन्न भाग्य गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन और युवा निधि, इसमें स्नातकों के लिए नकद प्रोत्साहन शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सिद्धारमैया सरकार ने वेलफेयर स्कीमों के लिए 1,20,373 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इसमें से 43% यानी 55,000 करोड़ रुपए फंड 5 गारंटी योजनाओं के लिए रखे गए थे। गारंटी योजनाओं के फंड की अनुमानित लागत 50 से 60,000 करोड़ के बीच है। आदेश जारी होने से पहले बेंगलुरु में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99.84 रुपए थी, जो अब बढ़कर 102.84 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 85.93 रुपए से बढ़कर 89.43 रुपए हो गई है। ग्रामीण इलाकों में दूरी के हिसाब से ईंधन की कीमतें और महंगी होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा ने कांग्रेस के सिद्धांत की तुलना हाथी के दांत से करते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक राज्य को दिवालिया बनाने के बाद अब कांग्रेस की सरकार अपनी नीतियों के लिए जजिया लगा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के फैसले को किसान और आम आदमी विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस महंगाई की शिकायत करती रहती है, लेकिन अपने ही राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा देती है। पूनावाला ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कई बार कटौती कर आम जनता को राहत दी जाए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कर्नाटक को दिवालिया बनाने के बाद अब अपनी नीतियों के लिए जजिया लगा रही है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। सोशल मीडिया पर चर्चित पत्रकारों में से एक अजीत भारती के खिलाफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर कांग्रेस कर्नाटक के कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल सचिव और सचिव बेके बोपन्ना ने कराई है। बोपन्ना ने दावा किया है कि अजीत भारती ने राहुल गांधी को लेकर झूठा दावा किया है कि राहुल गांधी अयोध्या में राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कह रहे हैं। इसी मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने वाली कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चा में हैं। हालांकि इस बार वो खुद की वजह से नहीं बल्कि किसी की मदद करने के लिए सुर्खियों में आ गई है। कंगना रनौत रविवार को अजीत भारती के समर्थन में सामने आ गई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आप देसी जोनी डेप हो, आपको कुछ नहीं होने देंगे। इंडियन यूट्यूबर अजीत भारती ने एफआईआर के बाद एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिस पर कंगना रनौत ने कमेंट किया था। अजीत भारती ने पोस्ट पर लिखा था कि यह मेरे लिए थोड़ा दुख का क्षण था कि कल मैंने लिखा था कि बीजेपी कभी मेरे साथ नहीं खड़ी थी और आज मुझे एचएमओ और पीएमओ दोनों से फोन आया कि मामला उनकी जानकारी में है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी फोन किया। यह एफआईआर बाजी बंद हो जाए तो बेहतर होगा। अगर यह चलती रही तो इसे कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे पास कृतज्ञता के अलावा कहने को कुछ नहीं है। यहां तक कि जिन लोगों से मेरी असहमति है उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा। इसके अलावा सभी ने मेरे लिए लिखा और आवाज उठाई। सभी को धन्यवाद।
एक एक्स यूजर के अनुसार अजीत भारती के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 153A और 505(2) के तहत राहुल गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करके फर्जी सांप्रदायिक प्रचार फैलाने के लिए बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के कानूनी सेल सचिव बीके बोपन्ना की शिकायत के बाद दर्ज की गई थी। बोपन्ना की शिकायत में भारती द्वारा 13 जून को एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो का हवाला दिया गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में रहते पत्रकारों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। इसमें से एक मामला अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज किया गया था। अमन चोपड़ा न्यूज 18 इंडिया चैनल में पत्रकार है। उनसे देश झुकने नहीं देंगे नामक शो प्रसारित करने और बाद में ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इंडी गठबंधन में कांग्रेस के बाद सबसे अहम पार्टी डीएमके द्वारा शासित तमिलनाडु में पत्रकारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रही है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप का मामला काफी चर्चित रहा था। उनके खिलाफ एनएसए जैसे मामलों में भी केस दर्ज किया गया था। कई महीनों तक मनीष कश्यप को जेल में रहना पड़ा था। बाद में उन्हें कोर्ट ने सभी मामलों पर बरी कर दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। रायबरेली और वायनाड में राहुल की ऐसी फजीहत होगी सोचा नहीं था। सियासत में सबकी नजर इस वक्त राहुल गांधी पर है। इसकी वजह केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष का पद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड 2 लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। चुनाव नतीजे आए 14 दिन होने को है। नियमों के अनुसार 2 सीट से निर्वाचित सांसद को 14 दिन के भीतर कोई एक सीट छोड़नी होती है। 4 जून को नतीजे आए थे। ऐसे में राहुल गांधी को 18 जून तक रायबरेली या वायनाड में से किसी एक सीट की सदस्यता से अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को देना होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए फैसले की घड़ी अब सिर पर लटक रही है। उनके पास अब कल का ही दिन बाकी है। उन्हें रायबरेली और वायनाड में से एक सीट को चुनना होगा। इसे लेकर कांग्रेस की आज एक अहम बैठक भी होनी है। 10 राजाजी मार्ग पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। पहले कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि राहुल गांधी सोमवार को इस बारे में फैसला ले सकते हैं। फिलहाल लग रहा है कि अभी वायनाड और रायबरेली पर राहुल गांधी का मंथन जारी है। एक तरफ वायनाड और रायबरेली है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को यह फैसला भी लेना है कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष बनेंगे या नहीं। कांग्रेस खेमे से लगातार यह आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। इस पद पर कभी राहुल गांधी नहीं रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता बनते हैं तो वो पीएम मोदी के ठीक सामने मुकाबले के लिए खड़े दिखेंगे। अब सबकी नजर इस पर है कि राहुल गांधी दोनों अहम मामलों में फैसला कब करते हैं। वहीं आपको बता दें कि कोई सदस्य यदि इस्तीफा देना चाहता हो तो उसे लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में इस्तीफा देना होगा। किसी सदस्य के इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर उस सीट के उपचुनाव कराने का प्रावधान है। लोकसभा के महासचिव इस्तीफा स्वीकार करने के बाद उसे लोकसभा के बुलेटिन या गजट में प्रकाशित करेंगे और उसकी एक कॉपी को चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग उस सीट को रिक्त मानते हुए वहां चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। बता दें कि अपने मतदाताओं का आभार जताते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वह दुविधा में हैं कि कौन सी सीट रखे और कौन सी छोड़े, लेकिन जो भी फैसला लेंगे उससे सभी को खुशी होगी। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी कि वह वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़वा सकते हैं। चुनाव से पहले तक राहुल गांधी वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य थे। 2024 में वे इसी सीट से फिर चुनाव लड़े और जीते। उन्होंने रायबरेली में भी जीत हासिल की, जो कि गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। आखिरी बार इस सीट का प्रतिनिधित्व उनकी मां सोनिया गांधी ने किया था। अब की बार वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी बल्कि राज्यसभा सदस्य बन गई। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे कि अटकलें थी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। राहुल अब उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे। वे जल्द ही वायनाड की सीट से इस्तीफा दे देंगे। नियम के अनुसार
किसी व्यक्ति को एक समय में लोकसभा में किसी एक सीट का ही प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है। रायबरेली की सीट गांधी परिवार की पारिवारिक सीट मानी जाती है, इसलिए पहले ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने से पहले यहां से सोनिया गांधी लंबे समय तक सांसद रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़े थे। दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत मिली है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखी है और वायनाड को छोड़ दिया है। पार्टी ने फैसला किया है कि उपचुनाव में प्रियंका गांधी वायनाड सीट से पहली बार मैदान में उतरेंगी। राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों जगह से इमोशनल कनेक्शन है, समय समय पर वायनाड जाता रहूंगा। प्रियंका ने कहा कि हम दोनों ही सीटों पर मजबूत रहेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी का पुराना रिश्ता है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रियंका ने कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो प्रियंका गांधी लड़की हैं, लड़ सकती हैं। उल्लेखनीय है कि पिछली बार भी राहुल गांधी ने 2 सीटों वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे अमेठी से चुनाव हार गए थे। 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से चुनाव हराया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी की हार का बदला इस बार भी उन्होंने वायनाड के अलावा रायबरेली से भी चुनाव लड़ा था। इस बार राहुल गांधी दोनों ही सीटों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से 3,90,000 वोटों से चुनाव जीता है, जबकि पिछली में उनकी मां सोनिया गांधी 1,67,000 वोटों से जीत पाई थी। हालांकि वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है। पिछली बार राहुल गांधी वायनाड से 4,31,770 वोटों से चुनाव जीते थे, जबकि इस बार 3,64,000 वोटों से जीते हैं। मुस्लिमों का त्योहार बकरीद इस सप्ताह देश और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। शासन और प्रशासन की तरफ से लोगों को बिना दूसरों की तकलीफ दिए अपनी आस्था का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन तमाम नसीहतों के बावजूद मुंबई से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक बकरे की पीठ पर राम लिख दिया गया था। इसे बकरीद पर बेचने के लिए मटन शॉप के बाहर रखा गया था। महाराष्ट्र के मुंबई में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दरअसल यहाँ एक मटन शॉप के मालिक के खिलाफ बकरे पर राम लिखने का आरोप लगा था। तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए मटन शॉप को सील कर दिया। वहीं मटन शॉप के मालिक को भी मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मुंबई के सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन को शिकायत मिली थी कि मुंबई में एक मटन शॉप के मालिक ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकान मालिकों के साथ एक कर्मचारी सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके बाद उनका इलाज भी किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कुर्बानी के लिए दुकान पर 22 बकरे लाए गए थे, लेकिन उनमें से एक बकरे पर धार्मिक नाम लिखा हुआ था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान करते हुए मोहम्मद सफ़ी शेख, साजिद सफ़ी शेख और कुयाम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दुकान का लाइसेंस रद्द करने के लिए नगर निगम और अन्य अधिकारियों के सामने भी मामला उठाया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर बकरे की फोटो तेजी से वायरल हो रही थी। इस बकरे की पीठ पर अंग्रेजी में राम लिखा हुआ था। फोटो को शेयर करते हुए हिंदू संगठन लगातार बकरे पर यह लिखने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। उन्होंने एक सफेद रंग के बकरे को वीडियो बनाकर दिखाया, जिसकी पीठ पर राम लिखा हुआ था। राम शब्द पीले रंग में लिखा हुआ था। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बकरे को अपने कब्जे में ले लिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस ने अब 3 आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है। वीडियो में दुकानदार को हिंदू संगठन के सदस्यों से बहस करते देखा जा सकता है। दुकान के मालिक पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपित की दुकान को प्रशासन ने अगले आदेश तक सील कर दिया है। हिंदू संगठनों के साथ सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।